Okay, so this is the 6th class for electrostatics. Last class तक हमने whatever term related to electric field, electric potential energy, how this potential generated due to dipole या when the dipole are kept in external electric field, Gauss law, ये सारे terms cover किए. And this is what all about electrostatics. When you go for JEE and NEET, so ये जो कैपेसिटर का जो पार्ट आज हम करने जा रहे हैं ये एक अलग से चैप्टर होता है, ये मर्ज नहीं होता है. बट इन दिस चैप्टर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन ओनली यू कोरिलेट द टर्म्स. इसलिए हमारे बोर्ड में जो है इसको मर्ज कर दिया है. ओके, बट आपको इतना याद रखना है कि ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से अलग है. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर ये चैप्टर अलग है तो डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, राइट. अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट होता तो प्रोबेबिलिटी होती शायद क्वेश्चन आए या ना आए, है ना. बट ये अलग, अगर ये अलग चैप्टर है तो डेफिनेटली विल गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम कैपेसिटर. ओके, नाउ स्टार्टिंग विथ कैपेसिटर, कुछ बेसिक्स टर्म्स पे बात करेंगे. मैं ना पहले आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कैपेसिटर का होता क्या है. और आपके टेक्स्ट बुक में जो टर्म्स वो लोगों ने स्टार्ट कर रखे हैं, मतलब स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया गया है कि व्हाट इज़ कंडक्टर, इंसुलेटर, फ्री चार्जेस, बाउंड चार्जेस, ये बेसिकली आप सब जानते हो. बट एक मैं क्विक रिवीजन दे दूंगा इनमें क्या है. इसमें हमें सिर्फ दो टर्म पे बात करनी है, दैट इज़ पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, एंड हाउ वी मेक नॉन पोलर पोलर बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. तो ये सारे टर्म्स पे हम थोड़ा सा बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, फिर हम कैपेसिटर पे आते हैं. बट स्टार्टिंग विद द टॉपिक दैट इज कैपेसिटर, राइट. नाउ एग्जैक्टली ये कैपेसिटर क्या है, एक बेसिक आइडिया अगर हम इस कैपेसिटर से लेना चाहे तो. ओके, अगर मैं बोलूं कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर एनर्जी, विच, तो ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है. तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर रहा है. और कैसे स्टोर कर रहा है? सो दिस इज स्टोरिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. कैसे? इन फॉर्म ऑफ, तो ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में. अच्छा, किसी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब उसमें चार्जेस होना बहुत जरूरी है. तो पहले किसी भी बॉडी को हमें चार्ज करना पड़ेगा अगर मुझे उसे क्या बनाना है, राइट. क्योंकि जब चार्ज करेंगे तो उसके अंदर चार्ज आएंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी. ठीक है. सो व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हमारे पास जो बैटरी होती है वो भी तो एनर्जी स्टोर करती है ना, वो भी एनर्जी स्टोर करती है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड कैपेसिटर? अगर दोनों का काम एक ही है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं अपने अंदर, राइट, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा? कुछ एग्जांपल्स से हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड कैपेसिटर. ओके, चलो मैंने कुछ एग्जांपल के लिए, मान लो एक वाटर टैंक है, क्या क्यूबिकल वाटर टैंक है. ओके, इस वाटर टैंक में हमने वाटर जो है कंप्लीटली फिल कर दिया है अप टू द टॉप, पूरा 1000 लीटर पानी है इसके अंदर. ओके, और हमने यहाँ पर नल लगा दिए, मान लो 2-3 नल लगा दिए, जहाँ से जब व्हेन यू ओपन द टैप सो वाटर विल कम आउट. ओके, सो जब आप यहाँ पे टैप ओपन करोगे तो पानी यहाँ से धीरे धीरे जो है बाहर आना स्टार्ट होगा. So according to you, how much time it will take to empty this tank? डिपेंड करता है. अच्छा, ऐसा पॉसिबल है कि 1 सेकंड में पूरा पानी बाहर आ जाए? इट विल टेक सम टाइम. अच्छा, अब मैं एक दूसरा कंडीशन देता हूँ. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाटर कमिंग आउट? अगर मान लो मैंने इस टैंक का ये फ्रंट का जो फेस है वही पूरा निकाल दिया, नहीं समझे? टैंक का जो फ्रंट फेस है मैंने इसी को पूरा निकाल दिया, तो क्या होगा? एक साथ पूरा बाहर आ जाएगा विद इन अ फ्रैक्शन. दैट इज व्हाट कैपेसिटर एंड दिस इज व्हाट बैटरी.
बैटरी अपने अंदर चार्ज स्टोर तो करता है, पर वो चार्ज को डिस्चार्ज कैसे करता है? ग्रेजुअली। कैसे करता है? धीरे धीरे चार्ज डिस्चार्ज होता है उसके अंदर। तो कोई भी बैटरी, हमारी फोन की बैटरी है, किसी भी चीज की बैटरी है, तो बैटरी जब चार्ज डिस्चार्ज करता है तो कैसे कर रहा है? वो धीरे धीरे कर रहा है। बट कैपेसिटर क्या करता है? स्पॉन्टेनियसली अपना एक साथ जो है पूरा चार्ज दे देता है। एग्जाम्पल और लेते हैं, यहां से समझ में आया बेसिक कुछ डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड बैटरी? अच्छा, आपको मूवी में आपने देखा होगा कई बार, रियल लाइफ में तो नहीं फील किया है किसी ने, खासकर हीरो लोग के साथ होता है, जब उनको गोली लग जाती है, मर जाते, तो उनको फिर से जिंदा करने की कोशिश करते हैं। कैसे जिंदा करते हैं? वो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, है ना? इलेक्ट्रिक शॉक देके उनको जिंदा करने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा रहेगा उसमें, जब वो उसको एक हाथ में लिया रहता है एक डॉक्टर, और एक डॉक्टर बाहर बाजू में खड़ा रहता है, तो बोलता है चार्ज, तो उसमें से आवाज आता है तो आवाज जब आ रहा है तब चार्ज हो गया। तो फिर वो क्या करता है? उस पर प्रेस करता है, और जैसे प्रेस करता है व्हाट हैपेंस? वो जो पर्सन है वो थोड़ा हिलता है, वो पर्सन वो थोड़ा क्या हुआ? अच्छा, अभी भी नहीं उठा, हीरो है, एक बार में नहीं उठेगा। फिर से बोलेगा डॉक्टर चार्ज, फिर से चार्ज किया, फिर से उसको अप्लाई किया, है ना? अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? वी आर गिविंग एन इलेक्ट्रिक शॉक टू दैट पर्सन। तो बोलोगे सर अगर घर में किसको कुछ हो जाए तो हमारे घर में सॉकेट है, 2 वायर उसमें डाल के, एक बाकी के 2 वायर उसके मुंह में डाल दो, हाथ में दे दो, हाँ, और करंट चालू कर दो सर, क्या वो भी वही प्रोसेस हो जाएगा? तो बोलोगे मैं बोलूंगा नहीं, वो प्रोसेस नहीं होगा, उसमें तो वो डेथ हो जाएगा उसका, जो थोड़ा बहुत चल रहेगा तो और खत्म। अब उस प्रोसेस में क्या होता है? उस प्रोसेस में ऐसा हो जाएगा कि अभी हमारे बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो ब्रेन सेंड कर रहा है, सबसे पहले ब्रेन डेड हो जाएगा। ब्रेन क्यों डेड हो गया? क्योंकि एक अलग से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ गया, बोला भाई मेरा काम ही नहीं है, दूसरा है कोई काम कर रहा है। तो वहाँ पे जो है पहले तो ब्रेन डेड हो गया, ब्रेन डेड हो गया तो बॉडी गई पूरी, और हमारा बॉडी खुद एक कंडक्टर है जो करंट को अलाउ करता है पास होने के लिए। तो बोलोगे सर अच्छा मैंने बस चालू करके तुरंत बंद कर दिया तो चलेगा क्या? वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप चालू करके तुरंत बंद करोगे फिर भी एक टाइम के लिए जो करंट उसको पास हुआ है वो हाई वोल्टेज करंट है जो कि उसे डिस्ट्रॉय करना ही है। तो कैपेसिटर आप समझ लो ऐसा है कि किसी को हमने बहुत जोर से एक झापड़ दे दिया, एक ही बार में पूरी एनर्जी खत्म कर दी, और करंट क्या है? वो धीरे धीरे उसको धक्का दे रहा है, बराबर कंटिन्यूसली देते जा रहे हैं। तो कैपेसिटर इज ऑलवेज यूज व्हेन यू वांट एक्सट्रीम एनर्जी इन अ शॉर्ट फ्रैक्शन ऑफ टाइम। हमें रॉकेट लॉन्च करने होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, वहाँ पे कैपेसिटर्स हैज मल्टीपल एप्लीकेशन नाउअडेज। मैनी डिवाइसेस नाउ हैव बीन यूज्ड विद द कैपेसिटर। कंप्यूटर्स हैं, इनके अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं, छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं। अब हम जो कैपेसिटर यूज़ करते हैं वो बहुत लो पावर का होता है। आज हम करेंगे तो कैपेसिटर की वैल्यू माइक्रोफैरड, पिकोफैरड, नैनोफैरड, 10⁻⁻⁶, -9, -12, इतने छोटे छोटे कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं। फैन में भी कैपेसिटर लगा होता है, हालांकि इसका काम अलग होता है, बट इसमें भी जो कैपेसिटर होता है दैट इज समवॉट, इस फैन का आई थिंक अभी एसी में जो कैपेसिटर लगता है वो 2.5 माइक्रोफैरड का होता है, इसका उससे कम ही होगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि एसी का जो बाहर फैन है उसको भी रोटेट करना है, तो उसको रोटेट करने के लिए नहीं रिक्वायर कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का एप्लीकेशन नाउअडेज बहुत जगह है। जैसे कि पहले जो कैमराज होते थे उनमें कैपेसिटर यूज होता था। अगर जैसे वो मतलब कैमरे से जब आप फोटो क्लिक करते हो तो एक अचानक से फ्लैश आता है बहुत हाई, ठीक है, वो कैसा होता था? वो भी कैपेसिटर पे बेस्ड था। पर पहले के जो कैमराज थे, अभी कैमराज में फ़र्क है। अभी आप मल्टीपल पिक्चर्स खींचते जाओ, ऑन द स्पॉट फटाफट फ्लैश आता जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, एक बार फ्लैश आ गया तो उसको वापस चार्ज होने में टाइम लगेगा, फिर तुरंत आप खींचोगे तो वापस फ्लैश नहीं आता था, क्योंकि वो बट नाउअडेज वी आर सो एडवांस इन इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको जब मैं सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा देन यू कम टू नो
कितने एडवांस हो चुके हैं हम। तो इसलिए जो है अभी कैपेसिटर्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे टाइप्स भी हैं एंड क्वेश्चंस की बात करें नीट JEE में तो बहुत इजी लेवल पे आता है। ये इस चैप्टर को हार्डली विल टेक 2 to 3 days टू एंड इट, राइट। अगर मैं बोर्ड्स के हिसाब से जाता तो आज ही खत्म कर देता इसको मैं 2 घंटे में। पर जैसे आपको यहाँ पे सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, बट हमारे पास स्पेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी होते हैं और उस पर क्वेश्चन नीट JEE में बनता है जो आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है। तो वी विल बी डूइंग दैट ऑल्सो इन दिस क्लास, ठीक है। ओके, सो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में जो दे रखा है दैट इज कंडक्टर और insulator, then free charges and bound charges. Okay, now everyone know what is free charge, bound charge, conductors, insulators. Yes. अच्छा, अगर हमने सबसे पहले बात की कंडक्टर की, now what is conductor? Yeah. सिंपल, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें करंट पास हो सकता है विच ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज व्हाट वी कॉल कंडक्टर। एंड सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट इंसुलेटर्स, सो इट ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस, सो इट डू नॉट अलाउ करंट टू पास। तो सिंपल डिस्टिंग्विश हो जाएगा कंडक्टर में जो इजीली करंट को पास करने में मदद करे विथ लो रेजिस्टेंस, और जो इंसुलेटर होंगे इनका रेजिस्टेंस क्या होगा एज कंपेयर टू कंडक्टर, दे विल बी वेरी हाई। इस बेसिस पे हम उनको डिस्टिंग्विश करते हैं। आई नो दैट इन कंडक्टर देयर आर फ्री चार्जेस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। नाउ व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स? वी हैव डन इन लाइक सेमीकंडक्टर इन 11th क्लास। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, तो they are loosely bound with the nucleus and they easily get detached from the atom, orbit, outermost orbit, and they will move on the metal surface, ठीक है। सो वो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो कोई भी जैसे मेजरली जितने भी मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स, यू नो ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो हम बात करें सोडियम की भी, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इफ यू टॉक अबाउट एल्यूमिनियम, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। सो ऑल दीज आर मेटल्स थ्रू विच वी गेट इलेक्ट्रिक करंट, एंड वी गेट इलेक्ट्रिक करंट ओनली बिकॉज ऑफ, राइट। अच्छा, उसमें एक टॉपिक और दे रखा आपको, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। नाउ बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर दोज, अगर इसको हम डायग्राम से अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास एक न्यूक्लियस है, these are the orbits we have, and in every orbit there are some like electrons are specified that first orbit में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 8 इलेक्ट्रॉन की इसकी कैपेसिटी, हाँ 18 इलेक्ट्रॉन की, राइट। बट आपने ये पढ़ रखा है कि ऑक्टेव रूल के हिसाब से तो वैसे 8 ही होता है, बाकी के किधर जाते हैं फिर सब। तो एक्चुअली मैंने आपको बताया था, याद है जब मैंने आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इसमें जो 2 ऑर्बिट्स के बीच में बहुत सारे लाइंस होते हैं, है ना, ट्रांजिशन स्टेट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं। ओके, ठीक है। तो अभी मान लो किसी एक इलेक्ट्रॉन, किसी एक मैं एटम की बात करता हूं जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 या 2, ठीक है। एंड अगर ये मेटल है तो इट हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देगा एंड दे विल बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दे कैन इजीली मूव ऑन द मेटल सरफेस एंड यू विल गेट द इलेक्ट्रिक करंट। बट व्हेन आई टॉक अबाउट सच इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर बाउंडेड विद द न्यूक्लियस वेरी स्ट्रांगली, एज लाइक ये जो पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है या सेकेंड ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट, या ऐसे एटम जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसुलेटर की अगर बात करो तो ये तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ता ही नहीं है, फ्री है ना। तो इनके अंदर क्या होते हैं हमारे पास? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बाउंड इलेक्ट्रॉन की जो थियरी थी इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था इन मैग्नेटिज्म क्लास 11th, जिसमें हमने बताया था कि व्हेनेवर वी हैव एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, सो दे विल अगेन जनरेट एन इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर विद वेलोसिटी v मूव करता है सो इट विल जनरेट इलेक्ट्रिक करंट इन दी अपोजिट डायरेक्शन।
तो सीधी सी बात है, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है विच इज रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इट विल जनरेट करंट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पर ये करंट से हमें कुछ करंट मिलने वाला नहीं है। अब मत सोचना कि इससे हमें कुछ करंट मिलेगा और ये करंट को हम यूज करेंगे किसी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए, ऐसा नहीं होता है। ये करंट का काम सिर्फ एक ही होता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करता है, दैट इज m इज इक्वल्स टू आई इंटू या a इंटू आई, ये इसके काम में आता है। ये क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक मोमेंट, एरिया इंटू करंट। अब ये किधर से आ गया सर एरिया इंटू करंट? ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन अगर मान लो घूम रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट कैसे चलेगा? क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। और जब करंट क्लॉकवाइज चलेगा तो कुछ एरिया कवर कर रहा है ना वो। सो जब आप करंट इंटू एरिया करते हो, एरिया इंटू करंट करते हो, यू विल गेट दी मैग्नेटिक मोमेंट। तो सर इसका कुछ डायरेक्शन होता है क्या? डेफिनेटली इसका डायरेक्शन डिपेंड करता है राइट हैंड थंब रूल से। अगर करंट मेरा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो थंब कहाँ पे शो कर रहा है? नीचे की तरफ। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका डायरेक्शन नीचे हो जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन करंट और इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जो मुझे मिलेगा उसका डायरेक्शन जो है वो नीचे हो जाएगा। अब इस मैग्नेटिक मोमेंट का यूज क्या है सर? तो इट इज यूज फॉर मैग्नेटिज्म। कौन सा मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है, कौन सा मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं हो सकता है। इसका मतलब किस मटेरियल को मैं मैग्नेट बना सकता हूँ, किस मटेरियल को मैं मैग्नेट, किसको हम टेम्परेरी बना सकते हैं, किसको हम परमानेंट बना सकते हैं, वो सारी चीजें डिपेंड करती है इस मैग्नेटिक मोमेंट। और हर इलेक्ट्रॉन के पास अपना खुद का एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इसको भी हम पढ़ेंगे बट इन मैग्नेटिज्म, अभी नहीं। ओके, सो जो बेसिक सी थियरी थी, कंडक्टर, इंसुलेटर, फ्री इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, ये इतना ही। आप एक बार उसको रीड भी कर लोगे, आप समझ जाओगे। दूसरा नेक्स्ट पेज पे आपको दिया है डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। यस, थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक पे भी बात कर लेते हैं। इसको हमने फिलहाल क्लास 11th में मैंने बताया था आपको। ओके, नाउ व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? इट इज डिफाइंड बाय लेटर के। किसे डिफाइन करते हैं? राइट, के। तो हम लिखते थे ना एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट के, राइट। ये के यही था हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एक तरीके से आप डाइलेक्ट्रिक को क्या समझ सकते हो? यू कैन से दैट डाइलेक्ट्रिक इज अ नॉन कंडक्टिंग। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो सर क्या ये इंसुलेटर है? यस। तो मैं इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक बोल सकता हूं क्या सर? ओके, सो एग्जांपल सर जैसे कि कुछ पेपर्स हो गए। पेपर इज अ नॉन कंडक्टर, ये एयर इज अ नॉन कंडक्टर, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है हमारी? डाइलेक्ट्रिक्स है, राइट। एंड दिस डाइलेक्ट्रिक्स हैज अ वेरी ह्यूज एप्लीकेशन इन, because I can increase the capacity of storing charge in a capacitor with the help of only dielectric। जितना ज्यादा मेरा डाइलेक्ट्रिक होगा उतना ज्यादा मैं उसके अंदर चार्ज को, कुछ फॉर्मुलेज अभी हम डिराइव करेंगे आज की क्लास में, दैट विल प्रूव दैट बाई जस्ट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ के द चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर ऑल्सो चेंजेस। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक इज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। अच्छा, अभी ये जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक है, और इसमें जो एक टॉपिक आता है आपको पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। ये इतना बेसिक समझा क्या है? ये सिर्फ पढ़ने के लिए, एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। ये सब हम समझेंगे और समझ के जो है फिर इनको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, कपड़ा गीला कर दिया, सूख गया। ओके, सो नाउ विल अंडरस्टैंड। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक क्या था? व्हाट वाज डाइलेक्ट्रिक? सो डाइलेक्ट्रिक इज माय नॉन कंडक्टिंग मटेरियल और इट इज डिफाइंड बाय लेटर के। तो हर मटेरियल खुद का एक जो है के की वैल्यू होगी, ठीक है। अब नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज
पोलार एंड नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स। ओके, ये आपने पढ़ रखा है, पोलार केमिस्ट्री में इसको पढ़ा है। आई होप यू रिमेंबर दिस। नहीं याद है तो कोई बात नहीं। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, इफ एनी मॉलिक्यूल एग्जिबिट अ डाइपोल मोमेंट, ठीक है मैं बताता हूँ, अगर किसी को डाइपोल मोमेंट भी नहीं पता है तो वो मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे पोलार मॉलिक्यूल, और जिसके बीच में नहीं है वो चलो जी, कैसे चलेगा ये सारा चीज हमारा, देखो अभी मान लो मैंने ऐसे दिखाया कुछ, एक मॉलिक्यूल है जिसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज सेग्रीगेटेड है पहले से, जिसमें प्लस और माइनस क्या है, अगर प्लस और माइनस सेग्रीगेटेड है तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच में डाइपोल मोमेंट एग्जिबिट कर रहा है, क्योंकि प्लस और माइनस, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट हमेशा हमें पता है नेगेटिव से है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो ये डाइपोल मोमेंट इसके अंदर है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट पहले से ही होता है उनको बोला जाता है पोलार मॉलिक्यूल्स। क्या बोला जाता है? एग्जाम्पल में आप ले सकते हो HCl और H2O और CO2 नहीं है, हाँ ठीक है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, वो भी पोलार है। ओके ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड पोलार है। ठीक है, विल लर्न ऑन फिजिक्स बेसिस ओनली, बहुत केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे हम। तो पोलार मॉलिक्यूल्स, हमें इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना है, केमिकली क्या हो रहा है, दैट यू अंडरस्टैंड इन केमिस्ट्री। तो ये मॉलिक्यूल जिसमें ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, जिनमें डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ऐसा कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसका प्लस और माइनस कोइंसाइड हो जाए, क्या हो जाए, राइट। तो इसका जो प्लस है और जो माइनस है वो कोइंसाइड हो जाएगा, कहाँ पर, एक के ऊपर एक, राइट। तो प्लस और माइनस अगर ऐसे कोइंसाइड हो जाए एक पे, जैसे उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, दे कोइंसाइड राइट ऑन ईच अदर, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, CO2 है, देन अमोनिया, NH3 है, H2 है, O2 है, राइट। सो ऑल दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इनके बीच में कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। ठीक है, अच्छा ये हम क्यों पढ़ रहे हैं सर? ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो किसी मटेरियल का होगा, है ना, और वो मटेरियल दोनों भी हो सकता है, या तो वो पोलर हो सकता है या तो वो अच्छा, तो मुझे ज़रूरत किसकी है, पोलर की या नॉन पोलर की? तो बेसिकली वी रिक्वायर्ड पोलर मॉलिक्यूल। तो सर इसका क्या करेंगे, इसको भी पोलर बनाएंगे, कैसे? बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आई कैन मेक अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल एज अ पोलर मॉलिक्यूल बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं? आपको देखो डाइलेक्ट्रिक और एक टॉपिक दिया इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, है ना। सो व्हाट इज पोलराइजेशन? व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू एनी मॉलिक्यूल्स, तो दैट मॉलिक्यूल विल गेट पोलराइज और उनके दे विल एग्जिबिट अ डाइपोल मोमेंट इन बिटवीन देम आफ्टर व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आपको जो एक टॉपिक अब दे रखा है पेज नंबर 201 पे, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मेरे पास एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है और अगर उसको मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, तो एक्सटर्नल फील्ड में रखने से वो पोलर कैसे बन जाएगा? सी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास, मान लो ये हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। यस, सुनो, प्लस माइनस है ऐसे, so these are the non-polar molecules, non-polar। अब जब मैं इसमें एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करता हूं, बाहर से मैं इसको एक फील्ड देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। ओके,
सो क्या होगा, इसमें चेंजेस आ जाएंगे। कैसे चेंजेस आ जाएंगे, लेट्स सी। तो पहले मैं इसको नॉन पोलर रहने देता हूँ, मान लो मैंने अभी इस पर कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया, ठीक है। फील्ड अप्लाई करते हैं अभी हम यहाँ पे। नाउ व्हेन आई अप्लाई फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड in this direction, so this is my external electric field I am applying on the non-polar molecules. So when I apply this, तो ये जो नॉन पोलर है ये पोलर हो जाएंगे और इनके बीच में एक डाइपोल मोमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो ये पूरा ऐसे हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, लाइक दिस। तो एक साइड क्या हो गया, हमारे पास प्लस आ गया, एक साइड हमारे पास। अब होता क्या है, ये बीच के जो प्लस माइनस है ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये बीच के प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो एक साइड में इधर पूरा पॉजिटिव आ जाता है, एक साइड में इधर पूरा नेगेटिव आ जाता है। तो एक साइड में पूरा पॉजिटिव और एक साइड में पूरा नेगेटिव। मैं अभी ना इसकी बात कर रहा हूँ, कैपेसिटर में कैसे काम करता है वो डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अभी फिलहाल तो सिर्फ इतना समझो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये नॉन पोलर से क्या बन गया है, पोलर बन गया है। पर फाइनली आफ्टर का केस क्या हो जाता है, बीच के सारे कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बचता है वो सिर्फ इनकी वजह से बचता है, बीच वालों की वजह से नहीं। इसी इनकी वजह से होगा, और उनके बीच का कुछ डिस्टेंस है, हमें वो सारी चीज़ें भी कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। सो लाइक दिस वी कैन मेक नॉन पोलर टू पोलर बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब होता क्या है, आपने फील्ड तो दे दी इसको, पर अब देखो एक चीज यहाँ पे, अंदर इधर पॉजिटिव है, इधर तो हमें पता है कि भाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से इस डायरेक्शन में। सो लेट्स से इसको मैंने मान लिया ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ किसकी वजह से, पोलराइजेशन की वजह से। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जनरेट हो गई बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, ये ईपी है। तो मुझे यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ई नेट, दैट विल बी ई माइनस ईपी। वो क्या हो जाएगा, ई माइनस। तो अब इस पूरे केस में जो मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा ही होगा, ठीक है। बट इन केस अगर दोनों इक्वल हो जाते तो नेट क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। पर अब जीरो हम नहीं ले, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ग्रेटर देन दी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो क्या मैं यहां पे ऐसे बोल सकता हूं कि मेरा जो पोलराइजेशन हो रहा है किसी भी, यहां लिख देता हूं कि जब मेरा जो पोलराइजेशन हो रहा है किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर, वी कैन ऑल्सो अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन द पोलर मॉलिक्यूल्स। उसमें होगा कुछ नहीं, जो डिसऑर्डर्ड होते हैं, जैसे अगर मान लो भी एक लाइन में अलाइन, तो जैसे आपको टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, पेज नंबर अगर आप टर्न करोगे पेज नंबर 202 पे, देखो वहां पे दिया है पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो उधर पे ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट है उनके अंदर, पर वो रैंडमली अरेंज्ड है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, वो अलाइंड हो जाएंगे। देखो नीचे देखो अलाइंड हो गए सारे, दिख रहा है, बस इतना ही है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं पोलर में, तो होता क्या है कि दे अलाइन देमसेल्फ इन अ प्रॉपर लाइन या प्रॉपर राइट। उसके पहले वो डिसऑर्डर्ड मोशन रहता है उसके अंदर, ठीक है। यहां पे कैन आई से माई पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। हमारा जो पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब हम जब इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो विल टेक सम कांस्टेंट। तो यहां पे हम कांस्टेंट लेते हैं साई, क्या लेते हैं, उसको ऐसे बनाते हैं हम साई, ठीक है। बताता हूं साई क्या है, दिस इज नोन एज, इसको चाय मत पढ़ना, स्पेलिंग है इसका, राइट। दिस इज साई, समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज ससेप्टिबिलिटी। जब यही साई हमारा फिर से यूज होगा इन मैग्नेटिज्म, ये साय हमारा फिर से यूज होगा मैग्नेटिज्म के अंदर। तो वहां पे ये जो साय है उसको हम वहां पे बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। इवन नाउ यू कैन से इट एज ससेप्टिबिलिटी। अब इसको आपको नाम क्या दिया है,
हाँ देखो यहाँ पे वही नाम बोला है ना, साई इज अ कांस्टेंट विच इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, तो यहाँ पे साई ई लिख दो विच डिफाइन इट एज इलेक्ट्रिक। अच्छा, ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, अब चलो इसको भी थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं एग्जांपल से। मान लो हमारे पास 3 लोग हैं, एक बहुत छोटा बच्चा है, एक तुम जैसे हो, और एक तुम्हारे पेरेंट्स, ठीक है। अब होता क्या, अगर मान लो बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी, सर्दी बढ़ गई, राइट, तो कितने चांसेस हैं कि मतलब चांसेस क्या होंगे कि किसको सर्दी ज़्यादा हो जाएगी, पहले कोल्ड किसको लग जाएगा, छोटे बच्चे को। सो दैट, अभी सुना मैं हाउ आई एम यूजिंग द वर्ड ससेप्टिबिलिटी। सो द चाइल्ड इज मोर ससेप्टिबल टू कोल्ड, तो जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल है किसको, मतलब चांसेस ज़्यादा है कि वो पहले उसे जो है सर्दी हो जाएगी। तो जो ससेप्टिबिलिटी है, अगर मैं कोई चेंजेस होता है, अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहा हूं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो क्या ससेप्टिबिलिटी है कि सबसे पहला वो जो है नॉन पोलर से पोलर बन जाए। हर किसी के लिए अलग होगा ना, हर किसी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग लगेगी, सेम नहीं लगेगी। तो वो जो डिपेंड करता है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, टू मेक द मॉलिक्यूल a polar molecule from a non-polar molecule, that depends on psi और electrical susceptibility। जैसे अगर वो मॉलिक्यूल बहुत सेंसिटिव है, क्या तो थोड़े से इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट उसका जो है जनरेट हो जाएगा। बहुत रिजिड है, ढीट है तुम लोग के ऐसा, तो उसको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, समझ रहे तुझे? हाँ, तेरे को ही बोल रहा हूँ क्या रिएक्शन दे रहा है खाली? ओके, क्लियर है इतना? ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पोलराइजेशन एंड ऑल। यहां पे देखो आपको एक नीचे दिया है, ससेप्टिबिलिटी हैज अ डिफरेंट वैल्यू, इट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑन द डाइलेक्ट्रिक, it has different value for different material, for vacuum the susceptibility is, तो वैक्यूम के लिए जो ससेप्टिबिलिटी होती है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ओके, थोड़ा सा स्टार्टिंग पार्ट इसका थ्योरेटिकल है, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा समझना होगा, फिर हम इसको जो है अप्लाई करेंगे। आप एक नेक्स्ट पेज पे आओगे, यू कैन सी दैट उन लोगों ने बहुत सारे मटेरियल की जो है के की वैल्यू शो की है ना, कैपेसिटर लाइक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वेरियस मटेरियल, एक टेबल दे रखा है वो लोगों ने, जिसमें अलग अलग मटेरियल के। अच्छा, ये जो आपको टॉपिक है पेज नंबर 202 पे ऊपर जो टॉपिक दिया है, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, उसमें वो लोग ने यही समझाया था, वो लोग ने ये रिलेशन दिया है, ई नेट इज इक्वल्स टू ई माइनस ई पी। तो उन लोगों ने ई नेट नहीं लिखा, वो लोग ने लिखा है ई डैश इज इक्वल्स टू ई माइनस ई नॉट, ठीक है। तो एक्चुअली वो यही वो अंडरस्टैंड कराना चाहते हैं आप लोग को, जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन होगा, ठीक है। ओके, सो नाउ अब आते हैं कैपेसिटर पे। ओके, कैपेसिटर में आपको कुछ चीजें लिखवा करके देनी है पहले तो मुझे, एंड देन विल अंडरस्टैंड। ओके, इतना क्लियर है सबको? चलो, ये सारी चीजें आप एज अ नोट्स टेक्स्ट बुक पढ़ना जब, तो उसको नोट डाउन कर लेना, खुद से एक नोट्स बना लेना, ये थ्योरेटिकल पूरा। नाउ यू गिव अ हेडिंग कैपेसिटेंस, which will be a new topic completely today. So now we will be doing the capacitor part and we'll understanding what is capacitance, what is capacitor. पर इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए प्लीज बॉयज हियर, नाउ सी कैपेसिटर क्या है। अभी जैसे हमने बताया कैपेसिटर एक डिवाइस है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर रहा है, राइट। पर जो उसने अंदर अपने चार्ज को अंदर जो उसने स्टोर किया है, उसके कैपेसिटेंस को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, कितनी वो अपने अंदर चार्जेस को स्टोर कर सकता है। तो वो कैपेसिटेंस, हाउ वी डू दैट, सी बेसिकली वी नो दैट कि हमारा जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज से, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज। फॉर्मूला पढ़ रखा है सबने, V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। तो ये V और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। Potential is directly proportional to charge.
व्हेन आई रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी आई विल टेक कांस्टेंट, और यहां पे कांस्टेंट आता है हमारा C, दैट इज व्हाट वी कॉल एज कैपेसिटेंस। इस C को हम क्या बोलेंगे? कितना कैपेसिटेंस है उस डिवाइस का, ठीक है। और एक बात ध्यान में रख लो, ये जो कैपेसिटेंस होता है किसी भी डिवाइस के लिए फिक्स होता है, आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते हो। यू कैन ओनली चेंज द वोल्टेज और दी, पर कैपेसिटेंस फिक्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इस फैन में जो कैपेसिटर लगा तो उसकी वैल्यू फिक्स है ना, एसी में जो कैपेसिटर लगा उसकी वैल्यू फिक्स। वी कांट चेंज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, वो कैपेसिटेंस की वैल्यू 2.5 माइक्रोफैरेड वो कैपेसिटेंस की वैल्यू है। सो व्हाट यू कैन चेंज इन दैट, यू कैन चेंज द पोटेंशियल और चार्ज, राइट। पोटेंशियल और चार्ज आप चेंज कर सकते हो, पर इसका कॉम्बिनेशन ऐसा होगा कि अल्टीमेट कैपेसिटेंस आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है। अल्टीमेट आपको C कितना मिलेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट। तो आपको V और Q का ऐसा रिलेशन होगा कि जैसे मान लो मैंने C बोला मेरा 1 माइक्रोफैरेड है, तो मुझे यहाँ पे 1 ही चाहिए। क्या चाहिए? 1। आप V और Q का कुछ भी रिलेशन लो, अल्टीमेट आंसर दोनों को डिवाइड करके क्या आना चाहिए, राइट। अच्छा, क्या सर सच में हम कभी C को चेंज ही नहीं कर सकते हैं? देखो ऐसा नहीं है। अगर मैंने ये बोला है कि मेरे पास जो कैपेसिटेंस है, अब कैपेसिटेंस किसका होगा? किसी डिवाइस का। हाँ, इफ वी चेंज द शेप, साइज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, देन देयर विल बी चेंज इन दी, फिर ये प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि ये चेंज होगा। अच्छा, ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, एरिया की बात कर रहा हूं, शेप साइज की बात कर रहा हूं, ये क्या है बाय द वे, ये सारी चीजें। तो ये जब मैं पैरेलल प्लेट अभी स्टार्ट करूंगा तो उसमें वो सारे टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो उसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअली क्या है। बट जैसे मान लो किसी भी बॉडी पे मैंने चार्ज रखा हुआ है, किसी भी बॉडी पे हमने, ये एक बॉडी है, एनी शेप बॉडी, ए बॉडी, ठीक है। इस पे हमने कुछ बाहर से चार्ज डाला, इस पे हमने बाहर से कुछ, तो इस पे हम जब हम चार्ज डालेंगे तो चार्ज उसके सरफेस पे आ जाएंगे सारे, बराबर। इसके सरफेस पे चार्ज आ गए। अब होगा क्या, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी, एंड आई नो दैट द पोटेंशियल एट दिस विल बी V। इस पे जो पोटेंशियल उसको मैंने क्या मान लिया, अरे सर ये पोटेंशियल किधर से आ गया, मैंने आपको सिखाया था, याद है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बोर्ड लग जाता है, रिमेंबर और नॉट। हर एक चार्ज का खुद का एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। तो मान लो यहां पे इसका पोटेंशियल है V, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी हर डायरेक्शन में, बराबर। तो अभी फिलहाल हम अगर केस कर रहे हैं, अभी हम केस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो एक प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, इससे टकराएगी, और इनकी वजह से इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर होगी ऑब्वियसली। पर हम जैसे एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाती है। कहाँ पे जाएगी? पॉजिटिव से। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और इनके बीच, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, इनके अंदर चार्जेस स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं सर इन्फिनिटी का केस ले लूं, क्या, कौन सा केस? तो क्या तभी भी चार्जेस होंगे? क्या तभी भी एनर्जी होगी? इन दैट केस ऑल्सो वी गेट एनर्जी। मान लो ये मेरा इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ये मान लो मेरा क्या है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, इन्फिनिटी। यहां पे हमारा पोटेंशियल V है, वी नो द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा V इज इक्वल टू V माइनस, मान लो ये इसको मैंने V माना, या V1 ले लिया, इसको मैंने V2 ले लिया, V1 इज इक्वल टू V, V2 इज इक्वल टू, तो मैं क्या करूंगा, हम पोटेंशियल जब लेंगे तो हम हमेशा हाई टू लो ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, V1 माइनस V2 करूंगा, आंसर मुझे क्या आएगा सिर्फ, तो डेल्टा V मुझे क्या मिल गया। अच्छा, यहां पे जो मैंने चार्ज डाला था उस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्रिएट हो गया है, तो सीधी बात है इसका जो कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी गिवन बाय दिस वैल्यू V बाय, इसका पोटेंशियल डिवाइडेड बाय चार्ज विल गिव यू दी कैपेसिटेंस। इसकी कैपेसिटेंस कितना है, आपको पोटेंशियल दिया है, इसका जो पोटेंशियल दिया है वो यहाँ पे पुट कर दो, चार्ज जो भी है वो यहाँ पे पुट कर दो, आपको उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू मिल जाएगा, कितना कैपेसिटेंस उसके अंदर है। ये इन्फिनिटी केस के लिए हो गया। अगर कोई केस मान लो मैंने दूसरा शेप बॉडी यहीं पे ले लिया, तो ये B, ठीक है, तो इसके पास भी कुछ पोटेंशियल होता, इसको V2 मान लीजिए, V1 है, ये V2 है, फिर अभी V कंडीशन नहीं लेते हैं, ये V1 है, ये V2 है।
राइट। तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा वी। तो इनके बीच का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, क्यू बाय, खत्म, क्यू बाय। नाउ यू विल टेल मी ये कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, सॉरी उल्टा लिख दिया, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी है, हमने उल्टा लिख दिया यहाँ पे। मुझे C निकाल, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ओके ठीक है, इस रिलेशन को ऐसे लिखो, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब आप जब इसको हटाओगे तो यू विल टेक कांस्टेंट एज अ C, ठीक है, इनटू V, और ये V को जब आप नीचे लेके आओगे तो C का वैल्यू आ जाएगा, वही मैं कहा, ठीक है। ओके, सो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q नहीं होगा, लॉजिकली भी वही है, Q प्रोपोर्शनल टू V होता है, क्योंकि चार्ज पे पोटेंशियल डिपेंड करेगा ना, पोटेंशियल पे चार्ज डिपेंड, ठीक है। तो ये रिलेशन गलत लिख दिया हमने। सो अंडरस्टैंड ऑलवेज चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, राइट, नॉट दिस। तो ये इसको रब कर दो। ओके, तो हमारा जो वैल्यू मिल रहा है कैपेसिटेंस का, दैट इज Q बाय V। ओके, तो C इज इक्वल्स टू, इसमें यहाँ पे मैं Q बाय V लिख दिया, फिर देख रहा हूँ, ठीक है। तो पहले कैपेसिटेंस मुझे क्या मिला था, पहले जब मैंने इन्फिनिटी वाला केस लिया था, याद है, तो मुझे कैपेसिटेंस मिला था फॉर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर इन्फिनिटी C इज इक्वल्स टू Q बाय, सॉरी सिर्फ V था, राइट, Q बाय V था। और ये V क्या था, V वॉज द पोटेंशियल ऑफ दिस बॉडी ओनली। V क्या था, ये पोटेंशियल था सिर्फ इस बॉडी का। अब जो लास्ट क्लास में नहीं थे वो वर्ड को क्यों नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उनको पोटेंशियल ही नहीं पता क्या है, तो यू कांट रिलेट दिस, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टू वॉच द वीडियो एंड कम, ठीक है। फॉर इन्फिनिटी के लिए ये केस था, जब हमने दो बॉडी पास पास ले लिए, ठीक है, जब हमने दो बॉडी पास पास ले लिए थे, तो फॉर फाइनाइट डिस्टेंस, for finite distance the capacitance was C is equals to Q by डेल्टा V था, ठीक है। अभी क्योंकि यहां पे जो डेल्टा V होगा, मुझे बताओ वो क्या होगा, Q is equals to V1 माइनस, और ऊपर जो था वो सिर्फ V1 माइनस V2 था, बट V2 वॉज जीरो, तो यहां पे सिर्फ V1 काम कर रहा था ना, यहां पे कौन काम कर रहा था, सिर्फ, और V2 क्या था वहां पे, जीरो था। तो यहां पे कैपेसिटेंस है C इज इक्वल टू Q बाई V1, यहां पे कैपेसिटेंस है Q बाई V1 माइनस। अब मुझे इन दोनों केस में आप बताओ किस केस में कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, पहले वाले केस में, सेकंड वाले केस में? यस, कैपेसिटेंस किस में ज्यादा होगा, C इज इक्वल टू Q बाई V1 है, C इज इक्वल टू Q बाई V1 माइनस V2 है। क्यों? इसमें दो ऐड कर रहे हैं ना, तो दो से क्या हो गया, अरे तो अगर रेड्यूस होगा तो उसका वैल्यू कम आएगा, इसमें V1 का वैल्यू तो है ना फिक्स, राइट, तो V1 का ज्यादा ही रहेगा, राइट। सो व्हेन योर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर सो टोटल आंसर विल बी स्मॉलर, बट व्हेन योर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर सो टोटल आंसर विल बी ग्रेटर। यही केस हो जाएगा ना, यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा होगा हमारा, जैसे एग्जांपल ले लिया भाई, कुछ भी एग्जांपल ले लो, ठीक है। मान लो इसका पोटेंशियल था 10, कितना था, इन्फिनिटी का तो जीरो ही था, तो ये 10 माइनस जीरो मतलब यहाँ पे 10, ये क्या, और क्यू मैंने चार्ज, मान लो इस पे मैंने जो चार्ज डाल दिया 5 कूलम का डाल दिया, तो ये 1/2 आएगा, तो इसका कैपेसिटेंस मुझे मिलेगा 5 बाई 10, दैट इज 0.2, सॉरी 0.5, ठीक है। पर वही केस अगर हम यहाँ पे करें, मान लो अभी इसका भी कुछ कैपेसिटेंस होगा, सॉरी कैपेसिटेंस कह रहा हूँ, इसका भी कुछ पोटेंशियल होगा, इसकी पोटेंशियल को अब हम इक्वल नहीं लेंगे दोनों को, वरना तो दोनों का पोटेंशियल अगर इक्वल हो गया तो इनफाइनाइट आ जाएगा कैपेसिटेंस, दोनों का पोटेंशियल अगर जीरो हो गया तो और ये केस किस में तब पता है, मेटल्स में होता है। चलो अभी ये भी समझ लो, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो जनरली मेटल का जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। आपको दिया रहेगा, सी पेज नंबर 303 पे, सॉरी 203 पे, वो जो टेबल दिया है उसमें देखो मेटल का कैपेसिटेंस क्या लिखा है, राइट, मतलब डाइलेक्ट्रिक उसकी वैल्यू कितनी है, ओके। चलो यहाँ देखो जरा, अभी यहाँ पे देखो, तो C इज इक्वल टू Q V1 माइनस V2 कर देंगे हम। अभी इसको मान लो, इसका मैंने पोटेंशियल ले लिया 5 वोल्ट,
ठीक है, इस पर हमने पोटेंशियल कितना ले लिया 5 वोल्ट। तो अब मैं ये देख रहा हूं कि इस चार्ज पे कैपेसिटेंस कितना है इसको लाने की वजह से, इसको जिसका पोटेंशियल कितना था, तो आप यहां पे करोगे 5/5 आंसर विल बी, तो किसका कैपेसिटेंस ज्यादा हो गया। तो कैपेसिटेंस को हम डिफाइन करते हैं फैराड में, किसमें, तो यहां पे लिख देता हूं SI यूनिट इज फैराड, किसके लिए, कैपेसिटेंस के लिए। व्हेन यू कैलकुलेट कैपेसिटेंस का यूनिट है फैराड, पर ये बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है। अभी ये जो मुझे वैल्यू मिली है 0.5 फैराड या 1 फैराड, ये बहुत हाई वैल्यू है। वी आर यूजिंग इट इन नैनो, माइक्रो एंड पिको। ये भी सुन लो, 1 माइक्रो फैराड इज 10⁻⁻6 फैराड, 1 नैनो फैराड इज 10⁻⁹ फैराड एंड 1 पिको फैराड इज 10⁻12 फैराड। तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई ना इनके कंपैरिजन में, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस है, हम इतना छोटा छोटा कैपेसिटेंस यूज़ करते हैं। चलो कोई बात नहीं। नाउ उस केस में क्या समझ में आया आपको, बोलो। यहां पे ये समझ में आया मुझे कि जब मेरे पास कोई भी एक बॉडी होती है और उससे एक सिंगल बॉडी का जब मैं कैपेसिटेंस कैलकुलेट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, कुछ नहीं है तो इंफिनिटी लेना पड़ेगा, तो जब विथ रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी कैलकुलेट करता हूं तो मुझे उसका जो कैपेसिटेंस मिलता है, और जब उसी बॉडी के सामने में एक दूसरी बॉडी ले आता हूं जिसके पास खुद एक पोटेंशियल है, उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस मिलता है इस बॉडी का, उनमें बहुत डिफरेंस है। तो यहीं से हमारा वो केस राइज हो जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। भाई हमने पैरेलल प्लेट क्यों लिया, रीजन क्या था पैरेलल प्लेट लेने का, एक प्लेट से काम नहीं हो रहा था क्या, कैपेसिटेंस ज्यादा मिल रहा है। डेफिनेटली। सो व्हेन यू टेक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी क्या हो रही थी, ये बात समझ में आ रही क्या हो रहा है यहाँ पे। तो एक्चुअली मैं पैरेलल पे आया नहीं, पर उसका कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं यहीं से। तो अगर मैंने एक प्लेट लिया ऐसे, इस एक प्लेट में मैंने चार्ज पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, क्या डाल दिया, पर इस एक सिंगल प्लेट से जो भी इसका कैपेसिटेंस होगा, उसके बाद जब मैं इसके सामने एक और प्लेट लेके आऊंगा, अब इसके प्लेट की आने की वजह से इस पे भी कुछ चार्जेस होंगे। अब देखो इस पे चार्जेस बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं पैरेलल पे आता हूं तभी बताता हूं, पर इतना आप समझ गए कि दो प्लेट लाने की वजह से क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। दिस अंडरस्टूड एवरीवन। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि आपको ना एक्सप्लेन किया गया नेक्स्ट पेज में। जैसे आप पेज टर्न करोगे अपना, देखो वहां पे दिया है यूज ऑफ कैपेसिटर, फिर दिया है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, दिखा क्या, जिसमें वो लोग ने वही बात बताई है। देखो वो लोग ने वही सब लिखा रहेगा, एक प्लेट लिया उसका कैपेसिटेंस C = Q/V, फिर दूसरा लिया उसका आ गया C2, देखो नीचे दिया C2 = Q/V-, तो जिसकी वजह से क्या हुआ उसका कैपेसिटेंस, बस यही फंडा वहां पे एक्सप्लेन किया है, बट उसको हम एक बार करके देखते हैं। दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। ये क्या किया हमने यहाँ पे, हमने पहले बताया हमारा चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के साथ या पोटेंशियल के साथ। फिर जब आप इसको हटाओगे यू टेक कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट C इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की यूनिट है फैराड, राइट, बट वी टेक अ वेरी स्मॉल यूनिट जैसे माइक्रोफैराड, नैनोफैराड और पिकोफैराड, राइट। फिर हमने केस कंसीडर किया, अगर मेरे पास कोई भी एक बॉडी है, उस पर कोई एक चार्ज है, मुझे उसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, पर अगर मैं कहता हूं वो आइसोलेटेड चार्ज है, क्या है, अच्छा आइसोलेटेड चार्ज है, फिर भी मैं उसको इन्फिनिटी से कंसीडर करूंगा, किससे, when I consider it with infinity, so what I get at infinity my potential is 0, so for the body A the total capacitance is given by C = Q/V1। कैसे, इसका पोटेंशियल मैंने V1 कंसीडर कर लिया था, तो मुझे क्या मिला, C = Q/V1। बट वही केस जब मैं बात करता हूं एक और बॉडी में इसके सामने लेके आता हूं एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, नॉट एट इंफिनिटी, so because of these two bodies the total capacitance which I get that is Q/Δv now, what, and what is delta V, V1 minus V2, and this will always give you the capacitance value which will be greater than your capacitance due to single body। तो डबल बॉडी के से जो कैपेसिटेंस होगा that will be always greater as compared to capacitance of single body। इतना क्लियर है सबको, एवरीवन, यस सुशील, ओके चलो। तो यही केस अभी हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स में। अच्छा अभी देखो यहाँ पे ना आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके बाद डायरेक्टली वो लोग ने स्टार्ट कर दिया कॉम्बिनेशन ऑफ, अच्छा मतलब टॉपिक को खींचा ही नहीं है लोग ने, थोड़ा भी नहीं खींचा,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का थोड़ा सा पार्ट बता दिया। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे ना ही वो लोग ने कुछ एक्स्ट्रा बात बोली है और ना ही कुछ सम्स भी दिए हैं, वो लोग ने डायरेक्ट आगे सीधा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आ गए। मैं आपको बता देता हूँ ये चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। किसको? कैपेसिटर को। ये रेस कर दूं? टेक्स्ट बुक में लिखा है हमेशा। आप ना यूट्यूब ऑन करके स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना बाद में, ठीक है? ओके, नाउ सी, ये चैप्टर को मैंने कहा 3 पार्ट में हम डिवाइड करने वाले हैं। ओके, कौन कौन से 3 पार्ट में? सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, फिर हम पढ़ेंगे फॉर स्फेरिकल बॉडी, फिर हम पढ़ेंगे सिलेंडर के लिए, ठीक है? तो कैपेसिटेंस हम 3 चीज़ के लिए करने वाले हैं। आपके बुक में सिर्फ अभी एक ही दिया है और आज की क्लास में हम सिर्फ पैरेलल प्लेट कवर करेंगे, ठीक है? विथ न्यूमेरिकल्स, जेडब्ल्यू और नीट के क्वेश्चन के साथ। दूसरा हमारा है इसमें टॉपिक, ये हमारा पहला टॉपिक हो गया। दूसरा इसमें हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस या कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस पैरेलल, वैसे इसको हम सीरीज और पैरेलल में लगाएंगे किसी एक सर्किट में और देखेंगे इसका क्या आउटपुट आता है। दूसरा, तीसरा, ये दूसरा हो गया। तीसरा केस होगा इसकी सर्किट्स को स्टडी करना। ये एग्जाम में बहुत आता है। दे विल गिव यू सर्किट, कैपेसिटर बेस्ड सर्किट, और बोलेंगे फाइंड आउट टोटल कैपेसिटेंस इन द सर्किट। तो इसमें 2 केस होंगे। द सर्किट कैन बी सिंपल और इट कैन बी कॉम्प्लेक्स। तो ये दोनों केस हम कवर करेंगे। सो इस चैप्टर में हमें ये पार्ट करना है और इतना ही आप करके जाओगे चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है? तो आज हमने कैपेसिटेंस को, कैपेसिटर को अंडरस्टैंड कर लिया, कैपेसिटेंस क्या है वो देख लिया। हम कैपेसिटेंस निकालेंगे पैरेलल प्लेट का। ये दोनों टॉपिक, ये टॉपिक हार्डली जो है 1 आवर का ही टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। और सर्किट सॉल्व करना भी बहुत ज़्यादा नहीं, हार्डली एक लेक्चर में इसको भी हम खत्म कर देंगे, ठीक है? हो सका तो 2 घंटे का लेक्चर लिया तो ये दोनों टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है? सो स्टार्टिंग विद द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके? ओके, हेडिंग दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कुछ लिखा के देता हूं मैं पहले आपको। हेडिंग दे दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक आध 2 पेज छोड़ दो, ठीक है? और हेडिंग दे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिया, लिखो 2 मेटेलिक पैरेलल प्लेट्स, 2 metallic parallel plates two metallic parallel plate of any shape, of any shape बट ऑफ सेम साइज। पैरेलल प्लेट लेना, कैसा भी शेप हो बट उसका साइज कैसा होना चाहिए? सेम, बट ऑफ सेम साइज एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस constitute parallel plate capacitor।
constitute parallel plate capacitor. CONSTITUTE, constitute parallel plate capacitor. Full stop. Suppose the area of each plate is A. Suppose the area of each plate is A and separation between the two plate is D, and सपोज द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए. अभी किसी एरिया का प्लेट का एरिया ए मान रहे हैं, कैपिटल ए से डिफाइन करोगे उसको, ठीक है. एंड सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट इज डी, वो स्मॉल डी लेना. दो प्लेट के बीच का सेपरेशन है वो, लाइक हाउ मच डिस्टेंस से वो जो है एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है. क्लियर है. तो एक डायग्राम बना दो ये वाला. तो हमने ये एक प्लेट लिया, इस प्लेट पे मैंने कहा पॉजिटिव चार्जेस है हमारे पास, ठीक है. इस प्लेट की वजह से इसके पास जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, कैपेसिटेंस कितना होगा. मान लो इसका पोटेंशियल हमने V1 ले लिया, तो दिस इज C इज इक्वल्स टू Q बाय V1. पर जब मैं एक दूसरा प्लेट इसके सामने लेकर के आ जाऊंगा, अच्छा बाय इंडक्शन क्या होगा, आप देखो बाय इंडक्शन यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस प्लेट पे जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे अपने आप वो सेग्रीगेट हो जाएंगे. इस तरफ सारा नेगेटिव आ जाएगा और इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा. और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम कर देंगे अर्थिंग. क्या कर देंगे, ये वाले साइड वाले प्लेट को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे. ये पूरा पॉजिटिव जो है ग्राउंड में चला जाएगा, बचेगा सिर्फ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव. ये नेगेटिव क्यों नहीं गया साथ में, क्योंकि इस पॉजिटिव ने उसको होल्ड करके रखा हुआ है, और जिसकी वजह से इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रिएट होने की वजह से इसके अंदर जो है कैपेसिटेंस जनरेट होगा. और अब जो कैपेसिटेंस जनरेट होगा दैट विल बी Q V1 माइनस V2. अगर इस प्लेट का पोटेंशियल हमने क्या ले रखा है, V2. सो अगर ये कैपेसिटेंस C1 है, ये कैपेसिटेंस C2 है, तो मेरा C2 जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन C1. तो देयरफॉर वी विल बी यूजिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ओके, इतना क्लियर है. ओके, हो गया इतना. नाउ सी, यू ऑल नो दैट जो किसी भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, द कैपेसिटेंस इज गिवन बाय C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट D बाई A. क्या होता है, किसी भी अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर मुझे कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, तो वो है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D. अरे पर वो पोटेंशियल दिया रहेगा तब ना, जब पोटेंशियल नहीं दिया रहेगा तब भी होगा. अब देखो यहाँ पे व्हाट इज A? A is the area of the plate. What is D? Distance between the plate. So ये क्या दे रहा है, if you change area, if you change distance, the capacitance will also change, right? पर इसकी एक लिमिट होती है. आप बोलोगे कैपेसिटेंस में बहुत ज्यादा लेके जा सकता हूं, जैसे कि C और A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा. D और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर D डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा. तो क्या सर मैं अगर इनका डिस्टेंस बहुत कम कर दूं तो कैपेसिटेंस, तो नहीं, उसका एक लिमिट होता है, ठीक है, उसका एक लिमिट होता है. आप बहुत ज़्यादा कम करके कैपेसिटेंस बढ़ाने की कोशिश नहीं कर सकते, ठीक है. तो इट हैज़ अ लिमिट, बट अल्टीमेटली इट इज दैट ट्रू ऑल्सो दैट डिस्टेंस इज डायरेक्टली लाइक इनवर्सली रिलेटेड टू कैपेसिटेंस. ओके, अच्छा अभी इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा एक छोटा सा प्रूफ देते हैं. आपने पढ़ा है E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. यस, ये सबने किया. ओके, सो ये E इज इक्वल टू सिग्मा बाई जो एप्सिलॉन नॉट दिया है. नाउ व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया. सिंपल है ना. सिग्मा को हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसकी वैल्यू क्या, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, चार्ज पर यूनिट. तो इसको मैं लिख सकता हूं Q बाई A एप्सिलॉन नॉट. तो E का एक फॉर्मूला और आ गया, क्या, Q बाई A क्या, E इज इक्वल्स टू
सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन फॉर्मूला। आप जो लिखे फॉर्मूला वो हॉलो स्फीयर वाला फॉर्मूला है ना? वो शीट के लिए था ना, हाँ, सिग्मा बाय 2 2 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। हाँ, तो वो किसके लिए आया था? देखो, जब हम, एक बात ध्यान देना, अगर मैंने एक शीट ले रखी है, ठीक है, कोई भी एक शीट ले रखी है, अभी इस शीट में जब हम एक तरफा ही कंसिडर करेंगे, एक साइड सिर्फ, तो जब मैं एक साइड का ही सिर्फ चार्ज निकालूंगा ना, तो वो इसका हाफ हो जाएगा। जब मैं सिर्फ एक साइड का ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो क्या हो जाएगा इसका? पर यहां पे दो साइड है, तो वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक, दोनों साइड की नहीं निकाली है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, पर मैं किसी एक पॉइंट पे निकाल रहा हूं। तो अगर मैं किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, तो मैं एक ही साइड का चार्ज कंसीडर करूंगा ना। समझ में आ रहा है? तो वो जो हाफ है, वो हाफ किस लिए है? हाफ इसलिए है बिकॉज वी आर कंसिडरिंग ओनली वन साइड ऑफ चार्जेस। वो जो हाफ आया हुआ है, तो क्योंकि वो इसका हाफ हो जाएगा ना, ये जो है इसका क्या हो जाएगा वो। अभी मैंने जो सरफेस चार्ज डेंसिटी लिया है Q, ये Q मेरा टोटल Q है ना, ये वाला भी चार्ज और दोनों चार्ज के वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी जनरेट हो रही है ना हमारे पास, तो ये Q बाई A है, तो ये E, और वो जो E का फॉर्मूला है आपका, दैट E इज इक्वल्स टू हाफ Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला किसके लिए होगा? ओनली वन सरफेस। इस केस में भी जब मैं आपको फोर्स निकालूंगा, राइट, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? चार्ज इनटू। तो मैंने कहा कि अगर ये, मैंने कहा कि मान लो एक किसी एक बॉडी पे कोई एक प्लेट कितना फोर्स जनरेट कर रहा है किसी दूसरे प्लेट पे, राइट। जैसे मान लो ये मेरा चार्ज है Q1 और ये जो नेगेटिव चार्ज उसको अगर मैंने मान लिया Q2, तो ये इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसके पास क्या है, इस चार्ज की वजह से इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? E इंटू Q। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1, है ना, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज और फोर्स किस पे लग रहा है? Q2 पे। तो इस केस में जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो मैं सिर्फ इसका निकालूंगा। बात समझ में आ रही है? तो इस केस में जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो सिर्फ इसका निकालूंगा, तो उस वक्त मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा, ये नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो सिर्फ अभी एक ही प्लेट का है ना, एक साइड का। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा क्या? हाफ Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2, ये Q1, ये मेरा F होगा, टोटल फोर्स। ठीक है, तो इस केस में आपको अंडरस्टैंड ये करना है, जब एक सिंगल प्लेट होता है तो उसकी वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे सो दैट विल बी दिस मच, पर जब हम क्या करेंगे, फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ Q1 की वजह से तो ये मेरा इतना फोर्स हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये आगे का पार्ट है, इस पे मैं आने ही वाला था अभी, बट ठीक है। अभी मैं क्या कह रहा था पहले तुमको, ओके, सो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया? Q बाई A एप्सिलॉन। देखो इसमें ना ये सब टर्म आपको याद रखने बहुत जरूरी है। अगर आपको ये सब फॉर्मुलेज नहीं आते तो आप फिर ये चैप्टर ही नहीं कर सकते हो। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए और उसको कैसे अप्लाई करना है वो भी याद होना बहुत जरूरी है। ओके, सो E इज इक्वल टू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। अभी आपको पता है हमने एक फॉर्मूला लिखा था V का, पोटेंशियल का। पोटेंशियल क्या होता है? हमने याद एक फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू V बाई D, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। तो V क्या हो जाएगा? E कितना है मेरा? इंटू डी, ये V की वैल्यू आ गई। तो अगर मुझे कैपेसिटेंस चाहिए, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल्स टू Q बाई, ये V की वैल्यू इधर पुट कर दो, C क्या आ जाएगा? Q मेरा ऊपर है, ठीक है। अभी ये Q कैपिटल नहीं स्मॉल ही लेते हैं क्योंकि अभी हमने यहाँ पे स्मॉल Q ले रखा है। तो Q बाय Q A, ये सब Q नीचे, Q D नीचे आ जाएगा बराबर, और ये ऊपर चला जाएगा टर्म A एप्सिलॉन नॉट। Q के कैंसिल, तो C का वैल्यू क्या आ गया? तो कहाँ लिखा था मैंने ये? ठीक है, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। तो अरे आपके ऊपर प्रूफ किया, थोड़ा लंबा सा, मैं आपको दिखाता हूँ। पेज नंबर आप आ जाओ 206 पे आ गए क्या? वहां पे देखो आपको एक टॉपिक दिया है ए वाला, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। दिखा क्या? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट,
मतलब उसके अंदर जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं डालेंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, जब उसके अंदर में कोई भी डाइलेक्ट्रिक, अच्छा यहाँ पे कहीं भी के है क्या, के का टर्म, मतलब डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू हमने, डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं, अच्छा वो डाल दिया तो क्या होगा, उस पर भी मैं आता हूं, ठीक है। अच्छा इनका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, नेक्स्ट पेज पे इक्वेशन 8.22 देखो, उसी पे विद द ठीक है। तो ये भी हम डिराइव करेंगे बोर्ड्स के लिए किस तरीके से उसको करना है। तो एग्जाम में पूछ लिया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक बताओ, तुमने सिर्फ इतना लिख दिया, टीचर मार्क्स ही नहीं देगी। लॉजिकली करेक्ट है हमारा, हमने इसको प्रूव भी किया है, बट शी विल नॉट गिव मार्क्स क्योंकि उसको तो बोर्ड में जो बुक में दिया वही चाहिए। तो जब मैं उस पार्ट पे आऊँगा तो वो भी हम कवर करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ देखो, ओके तो ये क्लियर है सबको, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय डी कैसे आ गया, ये इसका कैपेसिटेंस हो गया। ये क्या हो गया इसका, किसका कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का विदाउट डाइलेक्ट्रिक। विद डाइलेक्ट्रिक बात करोगे तो क्या हो जाएगा यार, ये फॉर्मूला ऐसे आ जाएगा, C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट के बाय डी। क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, खाली क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे K की वैल्यू हमने 1 ले ली क्योंकि कुछ नहीं है तो वैक्यूम होगा, कुछ नहीं है तो, और वैक्यूम में K की वैल्यू क्या होती है, इसलिए यहाँ पे हमने विदाउट डाइलेक्ट्रिक के लिए K की वैल्यू 1 ले ली। विद डाइलेक्ट्रिक जब बात करते हो तो K लेना पड़ेगा मुझे। चलो इस कैपेसिटेंस को मैंने मान लिया C डैश, क्या मान लिया, ये कैपेसिटेंस C है, ये कैपेसिटेंस, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, C डैश इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ C, बात खत्म। तो अगर आपको विद डाइलेक्ट्रिक चाहिए तो जो कैपेसिटेंस मिला उसको खाली K से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको कैपेसिटेंस पता है विदाउट डाइलेक्ट्रिक और विद डाइलेक्ट्रिक का पूछा है तो खाली K से मल्टीप्लाई कर दो, आपको विद डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस मिल जाएगा। अच्छा इसमें केसेस हैं, इसमें जब मैं रखूंगा डाइलेक्ट्रिक तो कैसे वर्क करेंगे, विल सी दैट। ओके इतना समझ में आया सबको, ये फंडा कैसे हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ऑन द स्पॉट फटाफट दो, और फिर ये टॉपिक हमारा जो है एंड हो जाएगा। इतना क्लियर है सबको, ओके। कैन आई इरेज दिस पार्ट, ओके आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसका फोटो ले लो अभी, फिर मेरा इरेज कर दे रहा हूँ। Yeah, everyone here. So there's a question on the basis of parallel plate capacitor, the formula which we did right now on that basis, right? एक तो क्वेश्चन JEE में भी आ चुका है, ये इन जनरल क्वेश्चन है आपका IQ चेक करने के लिए, ठीक है। पहले वो कर लो या पहले ये कर लो, कोई भी कर लो, दोनों ईजी है, ठीक है। अभी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि JEE का है तो बहुत डिफिकल्ट होगा, बट जस्ट सी हाउ इजी द क्वेश्चन इज, इन दैट टू वेरी रिसेंट क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन क्या है, सी वोल्टेज रेटिंग ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 500 वोल्ट। वोल्टेज रेटिंग दिया है, मतलब आपको वोल्टेज दे रखा है ये लोगों ने। इट्स डाइलेक्ट्रिक कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया है 10⁶। अ प्लेट ऑफ एरिया, प्लेट का एरिया भी दे दिया है। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या पूछा है आपको, K का वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है, K कितना होगा इफ द कैपेसिटेंस इज हाउ मच, 15 पिको फैरेड। कैपेसिटेंस कितना है 15 पिको, पिको भी होता था 10⁻⁻। अच्छा आपको निकालना कैपेसिटेंस है। अभी थोड़ी देर पहले तुमको फॉर्मूला बताया मैंने, द कैपेसिटेंस इज C टाइम्स ऑफ K, अभी लिखा हमने, राइट। तो अगर मुझे किसी कैपेसिटेंस जो कि C टाइम्स ऑफ K है मेरा, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, तो मुझे ये C डैश मुझे दे रखा है कितना 15 पिको फैरेड। इस 15 पिको फैरेड के लिए मुझे K फाइंड आउट करना है, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटेंस। ये कैसे निकलेगा मेरा, ये C का फॉर्मूला क्या दिया था अभी हमने, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। हमने अभी फॉर्मूला क्या लिखा, A बाई D ना, डिस्टेंस तुमको नहीं दिया है यहाँ पे, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड डिस, हाँ तो आपको डिस्टेंस निकाल सकते हो ना यार, इतना क्या। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, मैंने आपको वोल्टेज दिया है, E इज इक्वल्स टू V बाई डी, यहाँ से D नहीं निकाल सकते क्या, हमने बोला क्वेश्चन में नहीं, तो इतना भी इजी नहीं कर देंगे ना, सब दे दिया, आलू डालो सोना निकालो, ऐसा केस कर देंगे फिर। अरे हम लोग कर देते हैं, आप खुद ही करते, हम बस बता रहे थे डिस्टेंस। अच्छा K कितना, अभी K हमें फाइंड आउट करना है, तो माई K विल बी C डैश टाइम्स ऑफ C। अभी ये C डैश मेरा 15 माइक्रो फैरेड है, तो C डैश इज 15 इंटू 10⁻12। ये C का फॉर्मूला क्या था,
C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10 रेज टू माइनस 12। एरिया कितना दिया हुआ है आ गया 10 रेज टू माइनस 4। अब ये D नीचे है, ये न्यूमरेटर में जाएगा है ना, न्यूमरेटर में जाएगा तो यहाँ पे अभी D क्या हो जाएगा D V बाई E क्या हो जाएगा D चाहिए ना, तो V बाई E हो जाएगा। V कितना है तो 500 ऊपर रहेगा, E नीचे आ जाएगा, E कितना है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो यू विल गेट K, राइट। इजी है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे देखो बहुत सारी चीजें, तो ये 10⁻12 का इसी कैंसिल हो गया है ना, ये -4 और ये 6 ये दे देगा 10⁻2 नीचे है, ये 500 का भी 2 0 है ना, तो ये 0 और ये 2 0 कैंसिल, सिर्फ बचा 5। तो 15 इंटू 5 बचा क्या आपके पास, K इज इक्वल टू 15 इंटू 5 डिवाइड बाय, यू सॉल्व दिस, सो अप्रोक्सीमेट आपको जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 8.46 कुछ मिलेगा आपको इसका आंसर, राइट। मैंने कल सॉल्व किया तो मुझे याद है, आपको इतना आंसर आएगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 8.5। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो जरा। क्वेश्चन देखो मैं पढ़ता हूँ। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट ऑफ एरिया 1 मीटर, एरिया दे रखा है मुझे 1 मीटर, ईच आर एट दी सेपरेशन ऑफ डी भी दे दिया है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज 100, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था मैंने, E इज इक्वल्स टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, है ना, याद है या नहीं? क्या फॉर्मूला लिखा था? E इज इक्वल्स टू Q बाय, तो फॉर्मूला था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बट सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट बिकम Q बाय, Q मुझे निकालना है ना, चार्ज और ईच प्लेट निकालना है, इसको इधर लेके आ जाओ, तो Q क्या हो जाएगा E इंटू A इंटू, तो कितना इजी है, E कितना है, चलो 100, एरिया कितना है 1, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 रेज टू माइनस, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत है क्या? क्या आएगा इसका आंसर, देख के बता सकते हो? हो गया सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूलास थिंग्स आर वेरी सिंपल। 25 क्वेश्चन में से, बात ध्यान रखो, JEE में 25 क्वेश्चन में से ये मान के चलना 15 से 20 क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल होंगे। हाँ, 15 से 20 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी इन द सेंस इतना, जैसे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है, यू विल गेट द आंसर। लास्ट के 5 सीखो अच्छे से, ठीक है, वो लास्ट के 5 सीखने चक्कर में तेरे ये रह जाएंगे। वो सब हार्ड है, हार्ड इन द सेंस अभी उधर भी रैंकिंग चाहिए ना, सब पहले ही बेंच पे बैठ जाएंगे तो पीछे कौन बैठेगा? हाँ? पीछे बैठने का भी टैलेंट है बोल रहे, तू बहुत पीछे बैठ जाता है भाई, इतना भी पीछे नहीं बैठ। Okay, so that's all for the day. We'll end the topic here. Next lecture we'll start with the थोड़ा सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और डीप में करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है we'll go with the spherical and cylindrical capacitor. Okay, so that's all for the day. We'll meet in the next class.